G20 का सफल आयोजन हुआ, ट्रूडो साहब यहाँ थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके तेवर बदल गए वहां जाकर? अब वो तो आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, मेरा तो उनसे कोई संबंध है नहीं जी। लेकिन अब मैं, क्योंकि एक सवाल ज़रूर बनता है कि जो इस समय इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ और हमस ने वो टेररिस्ट अटैक करा, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि भारत में भी कुछ लोग हमस के समर्थन में निकल आए, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाकी कोई यूनिवर्सिटी हो। लेकिन कांग्रेस की CWC मीटिंग में भी पैलेस्टाइन का समर्थन किया गया खुला। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी का विरोध एक तरफ है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले भारतीय जनसंघ हमारी पूरे 70 वर्ष की राजनीतिक जीवन में जी राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो देश एक आवाज में बोलना चाहिए। और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में हमारे नेता जब जब कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल रहा, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हुआ, जब जब कोई विषय देश के बाहर का विषय हुआ, तब हमने सरकार की बात को आगे बढ़ाया, सरकार के स्टैंड के साथ रहे। हमने ये बचपना नहीं किया कि विदेशी धरती पे जाके अनाप शनाप भारत के बारे में उल्टे सीधे वक्तव्य दें। हमने कभी भारत को रन डाउन नहीं किया, हमने भारत का गुणगान गाया, भारत को एक बड़े स्वरूप में विश्व के सामने रखने का काम किया, चाहे सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे। हमने कंसिस्टेंटली लगातार आतंकवाद की निंदा की है और आतंकवाद के विरोध में हर भारतवासी एक स्वर में बोलते हैं। अब दुर्भाग्य है कि कुछ पार्टियां राजनीति को इस हद तक गिरा देती हैं कि उसमें वो कई बार देश का भी हित सामने। पर ऐसा क्यों है? अगेन इसका जवाब मैं कैसे इसलिए दूं? हम तो उस प्रकार की सोच रखते हैं। क्या हो गया कि हम तो निंदा करते हैं इस प्रकार की सोच। बीते 9 सालों के में हमने एक डिफरेंस आते हुए देखा कि तल्खी विपक्ष और सरकार के बीच में इतनी बढ़ गई है कि अब वो शिष्टाचार भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है जी, कि शायद उनको लगता है कि उनका एक अधिकार है, एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो राज करेंगे इस देश के ऊपर, एक परिवार राज करेगा देश पर। वो शायद इतने वर्षों तक स्थिति रहने के कारण उनको एक गलतफहमी हो गई है कि पता नहीं वो भारत को एक लोकतंत्र मानते भी है कि नहीं मानते। उनको लगता है बस उन्हीं को अधिकार है, और एक पिछड़े समाज के गरीब आदमी को भारत ने प्रधानमंत्री बना लिया, वो आज तक उनको पचता नहीं है, उनसे हजम नहीं होता है। और इसी के लिए शायद वो पूरे समाज को इस प्रकार के अनाप शनाप वक्तव्य देते हैं। वो कहते हैं कि सरकार डिफेम करने को जाते हैं, सरनेम को ही डिफेम करते हैं, पूरे समाज को डिफेम करते हैं, और फिर भी गलती करने के बाद माफी तक मांगने का शिष्टाचार नहीं है। यही जो मानसिकता है, मैं समझता हूं यही मानसिकता कांग्रेस को और उनके अन्य सहयोगी दलों को और ज्यादा नीचे गिराएगी। एक पार्टी पूरे धर्म के ऊपर अटैक करती है, दूसरी उनके गठबंधन की पार्टी पूरे पिछड़े समाज के ऊपर अटैक करती है। ये जो छोटी सोच है और ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मी माई सेल्फ और मैं ही राज करूंगा और मेरी ही परिवार राज करेगी, इस मानसिकता के खिलाफ आज देश का युवा शक्ति और इस देश का नागरिक खड़ा हो गया है, गुस्से में है, और ये गुस्सा आगे आपको देखने को मिलेगा जब जब मौका आएगा। चल, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष एक ही बात कहता है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, हमारी बात नहीं सुनती है, हम जो कहते हैं उस पर रिस्पॉन्ड तक नहीं करती है। सदन में हम मणिपुर पे चर्चा चाहते थे, वो नहीं कराई, हम महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, वो नहीं कराते, ये सब आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है इतनी सार्थक चर्चा हुई, इतने विस्तार से मणिपुर विषय के ऊपर भी चर्चा हुई है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में पूरा खुलासा किया, आंकड़ों के साथ जानकारियां दी। मैंने तो शायद आपके चैनल पे भी देखा, सब आंकड़ों के साथ आपने बताया कि पहले से समस्या कितनी गंभीर और गहरी चलते आ रही है, कैसे पूरे पूर्वांचल में
नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी की सरकार आने के बाद बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ, विकास भी पहुंचा, अमन शांति भी हुई है। और ये जो समस्या है, ये एक समस्या पहले से जो चले आ रही है, इसमें एक विस्फोट हुआ, फिर भी 2-3 दिन के अंदर ही इसको कैसे काबू में लाया गया। जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहले गृह मंत्री हैं जो वहां स्वयं गए 3 दिन तक और रहे। उनको जब कहा गया हेलीकॉप्टर से जाओ, कहा नहीं मैं गाड़ी से जाऊंगा। वहां लोगों को मिले, हर समाज के लोग को मिले। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद जी राय तो शायद महीने से ऊपर वहां पे रहे, काबू में लाया सिचुएशन को, नियंत्रण रखा में लाए पूरे परिस्थिति को। और पहले की डिबेट से आप देखें पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस के समय तो एमओएस होम डिबेट में जवाब देते थे। प्रधानमंत्री छोड़िए, मिनिस्टर छोड़िए, एमओएस होम ने मणिपुर के ऊपर जवाब दिए। हम बार बार कहते रहे चर्चा होनी चाहिए। आपको तो पता ही है, पहले दिन फ्लोर लीडर्स की मीटिंग पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही माननीय राजनाथ सिंह जी उपनेता है लोकसभा में जी, और मैं और माननीय प्रहलाद जोशी जी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, हम तीनों ने सभी पार्टियों को, विपक्ष हो या हमारे सहयोगी हो या अन्य पार्टियां, सभी को आश्वासन दिया और चेयरमैन ने हाउस में अनाउंस कर दिया कि इस पे चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रही थी, चर्चा होने नहीं देना चाह रही थी, एक ढोंग रचा रही थी, क्योंकि उनके दिल में खोट था। उन्हें पता था कि कांग्रेस के शासन में कैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ अन्याय किया था। और मैं समझता हूं चर्चा लिस्ट होने के बाद, हाउस में चर्चा लिस्ट हुई। जी जी, और मैं चाहूंगा कि आप सब यहाँ इस बात को गौर से सुने। माननीय अध्यक्ष राज्यसभा ने चर्चा लिस्ट की थी राज्यसभा में, उस दिन भी कांग्रेस ने चर्चा में भाग नहीं लिया। उस दिन भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर भाग गया चर्चा से। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूं। जी, लेकिन आपने बात करी पार्लियामेंट की और बात करी कि विपक्ष को आप साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत साफ तौर पे बोला कि उनके राज्यों में जहां जहां सरकारें हैं, उनके जो राज्य है वहां पर जातिगत जनगणना होगी। मैंने आपके चैनल पे जरा भी ये नहीं कहा कि हम विपक्ष को साथ में लेके चलना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार बंद करे तो स्वाभाविक रूप से सभी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो हमें उनका साथ नहीं चाहिए, माफ करिए। वो भ्रष्टाचार करे, हम देश में एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं।